नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी बताया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन सी प्रोटीन ऐसी होती है जिसके की इल फंक्शन से या जिसकी है ना जो अंदर म्यूटेशन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। अब हम आज ये देख रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन कौन से प्रकार की होती है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो किस वजह से वो होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और रिवीजन के लिए मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसा मैंने कल आपको डिस्कस किया था। और ये डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है उसके अंदर डेफिशिएंसी से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, और उससे क्या होता है, बेसिकली जो कैल्शियम का जो इनफ्लो है ना वो बढ़ जाता है। और कैल्शियम के इनफ्लो से होता क्या है कि प्रोटीज का एक्टिवेशन होता है, जिससे है ना जो कैल्शियम चैनल एक्टिविटी अल्टर्ड हो जाती है, और जिससे अगेन है ना जो कैल्शियम का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, और लास्ट में आपकी अपोप्टोसिस अथवा नेक्रोसिस हो जाती है। किसमें? मसल सेल्स में आपकी अपोप्टोसिस अथवा नेक्रोसिस उसमें हो जाती है। अब यदि हम देखें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है, तो ये दो स्लाइड्स हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं बेसिकली आप देखिए ये हाथ की मसल्स है, यहाँ पे आपके है ना जो ये पैर की मसल्स है, अगेन ये पैर की मसल्स है, ठीक है। और इस वाला जो फेस स्कैपुलोहिमरल है उसमें है ना जो आपकी फेस मसल्स भी आती है। एमेरी डेरिफस में है ना जो आपकी ये हेड मसल्स है, और ये आपके है ना जो यहाँ पे जो इस पार्ट पे जो मसल्स है वो अफेक्टेड होती है। तो डिफरेंट तरह के मसल्स इसमें अफेक्टेड होती है। तो ये अगेन दूसरा डायग्राम है आपका ड्यूकेन एंड बैकर टाइप में, यहाँ की सारी मसल्स अफेक्टेड हो जाती है, साथ में पैरों की मसल्स अफेक्टेड हो जाती है। इसमें देखिए आप यहाँ पे ना जो अपर लिम्ब की हो रही है, यहाँ पे ये लोअर लिम्ब की हो रही है मेरी डेरिफेसिस में, ठीक है। लिम्ब गर्डल में आपकी देखिए अपर लिम्ब की हो रही है, यहाँ पे अगेन अपर लिम्ब की मसल अफेक्टेड हो रही है। जो फेसियो स्कैपुला जो ह्यूमरल टाइप की जो है उसमें फेशियल मसल्स भी अफेक्टेड हो रही है, और यहाँ पे लोअर लिम्ब एंड यहाँ पे अपर लिम्ब की मसल्स अफेक्टेड होती है। ऑक्यूलोफेरेंजियल में आईज मसल्स भी अफेक्टेड होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, डिफरेंट टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिफरेंट प्रकार की मसल्स अफेक्टेड होती है। अब इसमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसको क्या है बेसिकली कि इसकी सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो ये गुलियम बेंजामिन एमंड ड्यूकेन, ये एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट था। 1860 में इसने इसकी डिस्कवरी की। इस वाले ये एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट की ये आपका चेहरा इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जो फेस वाले जो मसल्स है ना उनको ये चेक कर रहा है। ये एक पेशेंट है जो कि ये जो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जो ड्यूकेन है उनकी फेस मसल्स को ये चेक कर रहा है। और ये जो बेसिकली डिस्ट्रॉफी है ये 4 to 6 ईयर्स में स्टार्ट होती है। इसका जो ऑनसेट ईयर है वो क्या है, 4 to 6 ईयर्स है, और ये सीवियर होती है और प्रोग्रेसिव होती है। मसल डिजनरेशन इसका प्रोग्रेसिव होता है, यानी पहले धीरे धीरे स्टार्ट होती है और आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मसल जो डिजनरेशन है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाता है। और 9 से 12 ईयर की एज में जो ये पेशेंट्स हैं इसके अंदर है ना जो चलने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, यानी ये पेशेंट्स 9 से 12 साल की एज में ये चल नहीं पाता है। यानी 4 से 6 साल में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ना जो इसके अंदर है ना जो प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन हुई, और 9 to 12 ईयर की एज में इसमें है ना जो चलने की एबिलिटी का लॉस हुआ, और उसके बाद में 14 to 20 ईयर्स की एज में इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से अथवा कार्डियोमायोपैथी की वजह से इसकी
डेथ हो जाती है इस पेशेंट की। तो हुआ क्या, बेसिकली 4 to 6 ईयर्स की एज में इसमें ये बीमारी स्टार्ट हुई और 14 से 20 साल की एज में रेस्पिरेटरी फेलियर अथवा कार्डियोमायोपैथी की वजह से इस पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब इसकी इटियोलॉजी हम लोग देखें तो बेसिकली इट्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट डिजीज है, ठीक है। उसका जो लोकस है वो 21.2 रीजन वाला जो जीन है वहाँ पे ना जो डिफेक्ट होने से ये बीमारी हो जाती है। और इन पेशेंट्स में क्या होता है, बेसिकली जो डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होती है उसका अभाव होता है, या अपन कहते हैं ट्रंकेटेड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इसमें बनती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जैसे आप सब जानते हैं कि एक कोई भी जीन होता है वो डिफरेंट एक्सॉन से मिलकर के बना होता है। तो ये जो प्रोटीन होती है ये बहुत सारे एक्सॉन से मिलकर के बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सॉन 45 से लेकर के 54 एक्सॉन जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। क्या हुआ कि इसमें जो 43, 44 तो नॉर्मल है और 45 से लेकर के 54 एक्सॉन डिलीट हो गए। और डिलीट होने के बाद में क्या हुआ, 43, 44 और 55 तीनों एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म के द्वारा। और उससे क्या हुआ कि आउट ऑफ फ्रेम जो डिस्ट्रोफिन ट्रांसक्रिप्ट बनती है जिसमें कि 45 से लेकर के 54 एक्सॉन्स मिसिंग होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन जो ट्रंकेटेड हो जाती है, जिससे क्या हो रहा है आपकी जो डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो ट्रंकेटेड बन रही है। ट्रंकेटेड यानी उसका कुछ हिस्सा उसमें होता ही नहीं है और इससे जो ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज हो जाती है। तो हो क्या रहा है बेसिकली इसमें कि 45 से लेकर के 54 एक्सॉन्स का डिलीशन हो जाता है। और डिलीशन होने से क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होती है वो ट्रंकेटेड बनती है। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती क्या है बेसिकली, क्या ये करती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, इसके बारे में भी इन लोग यदि डिस्कस करें तो होता क्या है कि डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होती है इट इज लोकेटेड बिटवीन द सार्कोलेमा एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मायोफिलामेंट्स इन द मसल फाइबर, जिसको कि हम लोग मायोफाइबर भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन कहाँ लोकेटेड होती है, सार्कोलेमा और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना मायोफिलामेंट्स की, उसके बीच में ये प्रोटीन स्थित होती है। तो ये देखिए आप, ये आपकी सार्कोलेमा है, ठीक है, और ये आपका एक्टिन फाइबर है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट है, उसके बीच में ये आपकी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सिचुएटेड होती है। सो बेसिकली इट इज ए कोहेसिव प्रोटीन that link actin filaments to another support protein that resides on the inside surface of each muscle fibers प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रही है बेसिकली, ये कोहेसिव प्रोटीन है जो कि इस एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सपोर्ट प्रोटीन के साथ में जोड़ती है जो कि मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड सरफेस पे पाए जाते हैं। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जैसा आप लोग जानते हैं उसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। तो सार्कोलेमा की जो अदर प्रोटीन्स होती हैं उसको एक्टिन प्रोटीन के साथ में जोड़ने में ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या है, कोहेसिव प्रोटीन है बेसिकली। सो दिस सपोर्ट प्रोटीन ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द सार्कोलेमा इन टर्न्स लिंक टू 2 other consecutive proteins for a total of 3 linking proteins. The final linking protein is attached to the fibrous endomysium of the entire muscle fiber. तो इस प्रकार से क्या है बेसिकली ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से ना जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोहेसिव प्रोटीन की तरीके से। और इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नॉन एज द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम लोग डीजीसी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंड दिस डिस्ट्रोफिन फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द आउटसाइड द इनसाइड ऑफ द मसल मेम्ब्रेन। ये क्या कर रही है, जो इस मसल मेम्ब्रेन का जो आउटसाइड है जिसको हम लोग सार्कोलेमा कर रहे हैं वो इनसाइड को जोड़ती है, जिसको कि अपने कहा एफ एक्टिन। तो इस एफ एक्टिन के साथ में ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इस सार्कोलेमा को डिफरेंट कनेक्टिव प्रोटीन की सहायता से इसको ये जोड़ती है। ये देखिए आप, ये पूरी मसल है, ठीक है, और ये इसके बंडल ऑफ मसल फाइबर्स है ना।
इस बंडल ऑफ मसल फाइबर के अंदर ये आपके डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, जो कि है ना जो एक्टिन फिलामेंट को इस जो मसल फाइबर मेम्ब्रेन है उसके साथ में ये जोड़ती है। ठीक है, ये दूसरा डायग्राम है आपका। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है यदि ये डिफेक्टिव हो गई तो ये क्या होगा, इस एफ एक्टिन के साथ में पुअरली लिंक अप कर पाएगी इसको। ठीक है, तो ये जो ड्यूकेन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो क्यों होती है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है जो कि ट्रंकेटेड जब बन जाती है उसको है ना जो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ट्रंकेटेड होने से क्या हो रहा है, इस एफ एक्टिन के साथ में इस मसल फाइबर की जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग कह रहे हैं सार्कोलेमा, उसके साथ में ये जोड़ नहीं पाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो डिजीज है ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ये मेल्स में होती है और टर्नर सिंड्रोम की वजह से ये होती है। ठीक है, और लगभग 3500 मेल्स में से एक में ये होती है और इनमें क्या हो रहा है, बेसिकली 1/3 नए म्यूटेशंस के द्वारा बनती है और 65% फैमिली हिस्ट्री से ये आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली कि ये क्या है, आपका अनअफेक्टेड फादर है इसमें और ये कैरियर मदर है। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, अनअफेक्टेड डॉटर बनी, अगेन अनअफेक्टेड सन बना, लेकिन जो दूसरा जो सन बनाना वो अफेक्टेड सन होता है और अगेन कैरियर डॉटर इसमें बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है ये कि इसमें क्या हो रहा है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना जो डिजीज होती है जिसमें कि मदर हमेशा कैरियर होती है। इसका हम लोग यदि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो स्टार्ट होती है ये 3 to 6 ईयर्स की एज से स्टार्ट होती है और इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस बढ़ती जाती है और स्यूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है इसमें मसल्स में, स्पाइनल डिफॉर्मिटी भी होती है और साथ साथ में कार्डियो जो पल्मोनरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो होता है और यदि माइल्ड होती है तो उसमें मॉडरेट होती है। इनमें डिफरेंट प्रकार की है ना जो आपकी जो मसल्स है वो अफेक्टेड होती है। ये आप देखिए इसके डिफरेंट मसल्स है उसमें है ना जो धीरे धीरे डिफॉर्मिटी आती जाती है और इस बीमारी का जो ऑनसेट है उसके बाद में प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि लोअर से अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ है ना जो ये मसल वीकनेस बढ़ती जाती है और लगभग है ना जो 7 से 12 एज के अंदर है ना जो ये जो पेशेंट्स होता है वो चलना बंद कर देता है और लास्ट में है ना जो लगभग 20 साल की एज में यह है ना जो इस पेशेंट की पल्मोनरी कार्डियक फेलियर से इसकी डेथ हो जाती है। तो ये डिफरेंट ना जो इनके ना जो स्टेजेस हैं, एक एम्बुलेटरी फेज है, दूसरा व्हील चेयर फेज है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपकी इसकी देखो आप नॉर्मल लाइफ है 7 साल तक, 7 से 10 के बीच में इसकी है ना जो डिक्रीज है ना जो एम्बुलेंस हो जाता है, फिर व्हील चेयर फेज आ जाती है जिसमें कि ये व्हील चेयर पे आ जाता है और 20 साल की एज में इस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये आपका एक ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वॉकिंग प्रॉब्लम्स होती है, देन व्हील चेयर पे आ जाता है जिसको स्केलेटन डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। ठीक है, और लास्ट में आपका 20 से 30 साल के एज में इसमें डेथ हो जाती है। जनरली 20 साल के बाद में इस पेशेंट की डेथ हो जाती है। इतनी ही इसकी एज होती है, बेसिकली मैक्सिमम 30 ईयर्स इसकी एज होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। अब